नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। आप मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों का। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर पर्वतीय परंपराओं पर आधारित श्री हरि पंचांग का विमोचन किया और मुख्यमंत्री ने पंचांग को उपयोगी बताते हुए प्रकाशक टीम को बधाई दी। एसकेपी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड बड़ोदरा गुजरात के सीएमडी एस.सी. पांडे के सहयोग से पंडित पंकज दुर्गापाल के द्वारा यह पंचांग तैयार किया गया है। एस.सी. पांडे ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके द्वारा आवाज सुनो पहाड़ों के कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी पर्वतीय निवासियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऐलान किया कि राज्य में सफाई कर्मचारियों का मानदेय अब बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। जैसे ही हालिया विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वादा किया गया था, चंपावत के बनवसा में धामी ने कहा कि हमारे चुनावी वादे के अनुरूप हमने सरकार बनाने के बाद कर्मचारियों के लिए 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय के बारे में एक आदेश जारी किया है। उन्होंने अब 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय मिलेगा। 5 जनवरी को धामी ने घोषणा की थी कि सफाई कर्मचारियों का मानदेय मौजूदा 350 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा। इसके साथ ही धामी ने सफाई कर्मियों की अन्य समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड स्वच्छकर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान ये घोषणा की है। देखिए, बीच बीच में हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उन सभी लोगों के बीच में हमने पहले भी कहा था, क्योंकि चुनाव से पहले हमने कहा था कि हम सभी का मानदेय पर प्रतिदिन का 500 रुपया करेंगे और हमारी नई सरकार के गठन होते ही हमने इसका शासनादेश निकाल दिया। तो खबर ऋषिकेश से है, जहां जिला टिहरी और पौड़ी के बीच बने विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला पुल पर चलने का सपना अब शायद किसी का पूरा नहीं होगा। आज सपोर्टिंग तार टूटने की वजह से लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है और अब कोई भी पर्यटक और स्थानीय लक्ष्मण झूला पर नहीं पार कर सकेगा। बता दें कि अपनी म्याद पूरी करने के बाद वर्ष 2019 में लक्ष्मण झूला पुल को लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, मगर स्थानीय लोगों की मांग पर फिर से पैदल चलने के लिए अनुमति दी गई थी। अब सपोर्टिंग तार टूटने की वजह से लोगों की आवाज आई और फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद अब लक्ष्मण झूला पुल को लोगों की आवाजाही के लिए खोला नहीं जाएगा। बता दें कि लक्ष्मण झूला पुल के ठीक बगल में बजरंग पुल का निर्माण कार्य भी चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में लगी मशीनों की वजह से लक्ष्मण झूला पुल के सपोर्टिंग तार क्षतिग्रस्त होकर टूटे हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अभी इस आरोप से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। उनका कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद ही तार टूटने के कारण स्पष्ट कर दिए जाएंगे। वहीं तार टूटने के दौरान लक्ष्मण झूला पुल पर अचानक लोगों में खलबली मच गई और डर की वजह से लोग झूला पुल को खाली करके एक दूसरे छोर पर पहुंचने लगे। जानकारी मिलते ही मुनिकेरेती और लक्ष्मण झूला थाना पुलिस अपने अपने क्षेत्रों के मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश चौहान ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी पर्यटक और स्थानीय निवासी को पुल पर आगमन न करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। तो है, आज नवरात्र के दूसरे दिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मातृशक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए आपको बता दें कि चौक पर विख्यात प्यारी पहाड़ी रेस्टोरेंट पहुंचकर पहाड़ी व्यंजन का स्वाद चखा। साथ ही वहां अपने परिचर्चित तरीके से लोगों को खाना भी परोसते नजर आए। वहां बैठे लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचाई। खानों का जितने भी व्यंजन हैं और अन्न हैं उनका यहाँ पर खाना परोसती हैं, बड़ा अच्छा करती हैं और बेसिकली महिलाएं, लोकल बच्चे। तो राज्य में कांग्रेस के गजब ही हाल दिखाई देने लगे हैं। दरअसल एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता एकजुट होकर जनता की आवाज़ उठाने का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस नजर आ रही है। ना तो नेता प्रतिपक्ष और ना ही प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर पाई है। ऐसे में जनता की लड़ाई लड़ने का दम भरने वाली कांग्रेस पार्टी अब लोगों के बीच भी फेल साबित होती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस पर अलग ही तर्क दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं और जल्द ही नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी कर लिया जाएगा।
ये थोड़ा सा पीरियड होता है। ये इन पीरियड्स का अर्थ ये थोड़ी है कि सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर गया। बिल्कुल कोलैप्स नहीं किया, सारे सिस्टम विधिवत तरीके से चल रहे हैं। कहीं उसके लिए कोई चिंतित पार्टी हमारा कैडर में भी कहीं कोई चिंता नहीं है। वो एक सामान्य प्रक्रिया है, वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जो ये महंगाई। तो खबर कोटद्वार से है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद रितु खंडूरी कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महर्षि कर्ण की तपस्थली और देश को नाम देने वाले चक्रवर्ती सम्राट भारत के जन्मस्थली कड़वाश्रम पहुंची। इस दौरान उन्होंने कड़वाश्रम का जायजा लिया और कड़वाश्रम को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मानचित्र पर स्थापित करने का संकल्प किया। साथ ही कोटद्वार विधानसभा के विधायक होने के तौर पर अपनी पहली विधायक निधि से कड़वाश्रम में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़वाश्रम विकास समिति द्वारा निर्मित पुस्तकालय का संग्रहालय का निरीक्षण किया। साथ ही समिति के सदस्यों ने से वार्ता कर कड़वाश्रम से विकसित किए जाने के संबंध में वार्ता की और समस्याओं की जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस पौराणिक धरोहर का जितना विकास होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विकास की शुरुआत वह कड़वाश्रम से करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी विधायक निधि से सीसीटीवी कैमरे देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कड़वाश्रम में आने वाले पर्यटकों के लिए यातायात की सुविधा को पूरा इंतजाम किया जाएगा। पर्याप्त सुविधा मिलने से पर्यटकों का रुझान इस तरफ और बढ़ेगा। और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर का भी निरीक्षण किया। जी, आज मैं कोटद्वार पहुंची हूँ विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार। तो मन में इच्छा थी कर्ण आश्रम देखने की। कण्व नगरी के नाम से जाना जाता है कोटद्वार। तो मैं यहाँ पहुँची, राजा भरत की जन्मस्थली पे पहुँची और जो हमारे समिति के लोग हैं, कमांडर रावत, आभा डबराल जी, इनसे मिली। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन किन्हीं कारणों से इस टूरिस्ट स्पॉट को हम डेवलप नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी की भी जो स्वच्छ आइकॉनिक लिस्ट है उसमें भी ये शायद नंबर 30 पर है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो इस वक्त मैं आई थी देखने के लिए कि कर्ण आश्रम की क्या स्थिति है और इसको हम मानचित्र पर, भारत के मानचित्र पर किस तरह ला सकते हैं। समिति के साथ मेरी अभी चर्चा हुई है और जल्द ही हम लोग इस पर काम करेंगे। और इतनी खूबसूरत जगह, इतनी पौराणिक जगह है, इसको जल्द। तो वहीं अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने आज एक प्रेस वार्ता कर कहा कि 2012 से उनकी सरकार द्वारा पानी, सीवेज, ड्रेनेज सहित पर्यटन जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं अल्मोड़ा विधानसभा के लिए लाई गई थी। तो वहीं पिछले 5 वर्षों से बीजेपी सरकार द्वारा उन कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि वो अल्मोड़ा विधानसभा के लिए पूरी लड़ाई के साथ काम करेंगे और यदि सरकार द्वारा उनके विधानसभा के कार्यों में सहयोग नहीं किया गया तो सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी और अपने विधानसभा के विकास को आगे ले जाने के लिए प्राथमिकता होगी। देखिए, अल्मोड़ा विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं और जिन कामों को हम पिछली बार 2012 से 2017 में स्वीकृत कर गए थे, जिस निर्माण कार्य को हम प्रारंभ कर गए थे, और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो काम वहीं के वहीं पे रह गए। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी पहले पुराने कामों को तीव्र गति से प्रारंभ करके उनके निर्माण कार्य को पूर्ण करके संचालित किया जाए और उसके साथ साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अल्मोड़ा शहर के काम हैं, चाहे वो हेरिटेज सिटी के रूप में हो, चाहे हमारे सिटी बस के रूप में हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, जो हमारा पानी का सही यहाँ से बहाव नहीं हो पाता है, और इसके अलावा सीवरेज जो बहुत बड़ी समस्या है, और पेयजल, इन सारी चीज़ों को लेके सरकार से पूरी अनुरोध भी करेंगे, ज्ञापनों के माध्यम से भी, मिलकर भी शिष्टाचार, और उसके साथ अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी। तो वहीं हरिद्वार से खबर है, जहां पर जैसे ही त्योहारी सीज़न आता है वैसे ही मिलावटखोर और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ताज़ा मामला जो है वो हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के जागीवाला का है, जहां पर नवरात्रों में फलाहार माने जाने वाले कुट्टू का आटा खाने से अब तक 80 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। फिलहाल सभी लोग हरिद्वार के विभिन्न हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां हरिद्वार जिला हॉस्पिटल में तो कई कांगड़ी के पास के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोगों ने कल यानी नवरात्रि के पहले दिन व्रत खोलने के लिए कुट्टू के आटे का सेवन किया था। हरिद्वार के श्यामापुर कांगड़े स्थित गुप्ता की दुकान के पास से ये आटा लिया गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई।
तो वहीं कल रात से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। सभी ने कुट्टू का आटा खाया था। अभी भी लगातार मरीज अस्पताल जा रहे हैं। अब तक ये संख्या 80 तक पहुंच गई है। जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने देर रात कुट्टू के आटे के खाने से हुए फूड पॉइजनिंग के पेशेंट से हालचाल जानने जिलाधिकारी हॉस्पिटल हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सभी पेशेंट से बात की और सीएमओ को स्टैंड बाई पर हॉस्पिटल रखने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि हमने जिला हॉस्पिटल और जिला मेला हॉस्पिटल में भी पेट में उसको रेफ़र कर दिया है। कोई भी पेशेंट अब तक क्रिटिकल नहीं है। भाष पर सुबह ही अवगत कराया कि कल नवरात्र का चूँकि पहला दिन था और लोगों ने कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ या जो भी उनके होते हैं फ्रूट्स उसको खाया था। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग से लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हुई, तो तत्काल उनको यहाँ पर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हम लोगों ने प्रारंभ किया और अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 37 लोग एडमिट हैं और हमारे मेला जो हॉस्पिटल है उसमें 35 लोग हैं। कुल मिलाकर भी 72 पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं। कोई भी क्रिटिकल नहीं है और सभी का स्वास्थ्य का परीक्षण लगातार किया। तो वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि हरिद्वार के मैंगलोर में जहां गर्मी के शुरुआती दौर से पहले बिजली कटौती से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। खासकर किसानों को गन्ने की बुआई के में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 8 घंटे तक की विद्युत कटौती की जा रही है। विद्युत विभाग की मनमानी से परेशान ग्रामीण और किसानों ने जल्द विद्युत सप्लाई ठीक किए जाने की चेतावनी दी है। वहीं कांग्रेस भी विद्युत विभाग पर ग्रामीणों का शोषण किए जाने का आरोप लगा रही है। किसानों को खेतों में सिंचाई करने के लिए भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत सप्लाई न मिलने से खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। देहात क्षेत्रों में अधिकतर बिजली कटौती की जा रही है। वहीं विद्युत विभाग के एसडीओ अक्षय कपिल ने बताया कि पूरे उत्तराखंड में ही इस समय बिजली का संकट है। अधिक लोड पड़ने के कारण रोस्टिंग की जा रही है। जो बिजली का लोड अप्रैल माह के अंत में पड़ना शुरू होता था, वो अब मार्च के अंत में ही शुरू हो गया है, जिस कारण विद्युत सप्लाई में दिक्कत आ रही है। विभाग इस समस्या का समाधान करने में जुटा हुआ है और जल्द ही लोगों को रोस्टिंग से छुटकारा भी मिलेगा। 10 फरवरी के बाद से और आज तक इस क्षेत्र में गांव में रात के टाइम का जो खाना है जी, वो रोशनी में नहीं खा के देखा लोगों ने। ये हालत इस प्रदेश की इस सरकार ने कर दी है। गर्मी की वजह से, लाइट ना आने की वजह से इतनी रोस्टिंग है, ये बेच रहे हैं खुलेआम। उद्योगपतियों को जो है लाइट बेची जा रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गरीब हैं, जो किसान है, उनकी कटौती हो रही है। सिंचाई का टाइम चल रहा है। राजभोग की स्थिति ये है, कोई आ नहीं रहे हैं, लाइट आ नहीं रही है, फसलों में जो पानी देना है उसकी पूर्ति हो नहीं रही है। और जब किसान खेत से काम करके घर जाता है तो वो इतना नहीं कि आराम भी कर ले, वो पंखा तक नहीं चला सकता है, मच्छर उसको काट रहे हैं। इस अंधी बहरी सरकार ने और महंगाई बढ़ाने पे रोज लगे हुए हैं। तो यहाँ भाई दिन में चांद रात को जंगल में रहे, घर में जाकर आराम नहीं मिलता, कभी लाइट नहीं मिलती, अंधेरे में खाना खाना पड़ा, परेशानी हो रही, ना सिंचाई पूर्ति हो रही। रजूंगा रजवाया बांधा ऊँगा भाई, 12 लाइट नहीं आ रही तो 12 नहीं चल रही, परेशानी ही परेशानी है। इसमें सर जो गर्मी हमारी अप्रैल में आती थी, वो इस बार थोड़ा पहले मार्च से ही शुरू हो गई है गर्मी। और गर्मी के बढ़ने के कारण जो स्थिति अप्रैल में बनती थी वो मार्च में क्रिएट हो गई है। और इस वजह से सिर्फ मंगलौर में ही नहीं, मतलब ग्रामीण में भी, उद्योगों में भी, सब में जो हमारा रोस्टिंग का कोड आता है उसके अकॉर्डिंगली हमें रोस्टिंग करनी पड़ रही है। पीक आवर्स में ज़्यादा महसूस होता है उपभोक्ताओं को, क्योंकि सुबह और शाम को सभी लोग घर पहुंचते हैं, खाना खाने का टाइम होता है और पीक में क्या होता है, लोड भी सबसे मैक्सिमम जाता है और ऊपर से भी जो रोस्टिंग है पीक में ही कराई जाती है। तो हमारी पीक आवर्स में रोस्टिंग ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से ये ज़्यादा महसूस हो रहा है कि इस समय जो है ज़्यादा कटौती की जा रही है। मेरी सभी उपभोक्ताओं से विनम्र निवेदन यह है कि जो सरकार द्वारा 31 मार्च 2022 तक छूट थी, जिसमें सरचार्ज वेबल स्कीम के अंदर सारा ब्याज माफ़ है, तो अब 3 दिन बचते हैं। तो मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और अपना ब्याज को माफ़ करते हुए जो बचा हुआ बिल है उसको जमा कर। तो खबर चमोली से है, जहां चिपको आंदोलन के 50 साल पूरे होने पर दशोली ग्राम स्वराज मंडल और चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण विकास
केंद्र की ओर से सर्वोदय परिसर में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान चिपको आंदोलन के पुरोहितों और पुरोधाओं को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए 50 साल पहले जो मुहिम चली थी वह आज भी जारी है। इसे और तेज करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। बैठक में चिपको के प्रेरणा और पद्म विभूषण से सम्मानित पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि 1 अप्रैल 1973 को मंडल घाटी के जंगलों को बचाने के लिए पहली बार चिपको आंदोलन का निर्णय लिया गया। उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए चले चिपको आंदोलन के सिलसिलेवार वर्णन किया। आयोजन जो है अगले साल 50 वर्ष हो रहे हैं जब चिपको शब्द यहाँ पर शुरू हुआ था। 10 ग्राम स्वराज मंदिर के प्रेरणा स्थल इस स्थान पर, उसी के लिए अब आगे पेड़ों को बचाने के साथ साथ पेड़ों को के विनाश के अब नए नए तरीके हो गए हैं, जैसे जंगलों पर आग लगना या जो अन्य कई प्रकार की फ्लैट नीड है उनसे संबंधित जो कार्यक्रम है उसके लिए क्या विकल्प हो और जंगलों की आग को बुझाने में लोगों का जो योगदान लोग इसको अपना कार्यक्रम बनाए। अभी तक तो ये होता है कि जंगल जैसे जंगलों में आग लगती है तो लोग कहते हैं ये सरकार का काम है, तो हम कहते हैं कि उसके जो दुष्प्रभाव है वो लोगों पर पड़ रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार की जो चेतना है इसको आगे बढ़ाने के लिए साल भर तक कार्यक्रम चले, क्योंकि आज जो संकट है जल का है, ज़मीन का है, पानी का है और उसके साथ साथ उसका जो दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, ये संकट को समझने की आवश्यकता है और इसमें लोक चेतना जगाने की आवश्यकता है। तो गांव-गांव में महिला मंगल दल बने, ऐसा ही इन लोगों का विचार है कि साल भर तक। आज एक पर्यावरण का है जो हम 50 साल आगे हुए थे, आप 50 साल याद करना था ना पर्यावरण है। हम बहुत खुशी थे, हम पता जी लाज शयाज में जगह थे, सब सो गए थे फिर जगा दिया हमने। तो जंगलों में आग बजाया और रात भर जी साथ आग बजाया, जंगल में गए, पेड़ लगाया, पेड़ बचाया, बहुत योगदान दिया हमने। और सब महिलाओं को इकट्ठा करा कि हमारे जंगल पीछे चले गए, हमारे जंगल काटे तो आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। आज तो सब महिलाएं लिखे पढ़ में रहे, बोले कि आज हम तो अनपढ़ महिला कुछ नहीं है, तब तक स्कूल भी नहीं दिए हमने, पर काम बहुत करा हमने। काम हमने अनपढ़ महिला रहे तब करे, लिखे पढ़े होते थे। अब लोग का जो मैं फ़ोन पर काम करे, हमने अपने दम सम से काम करे और अपने बच्चे छोड़े जंगल में गया और भर जगह साथ में जाऊँ उन्होंने बुलाया। तो है चमोली जिले के देवाल विकासखंड के दूरस्थ घेस गांव, जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी ग्रामीण संचार सुविधाओं से महरूम थे, लेकिन अब देवाल के ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू के अथक प्रयासों से घेस ही नहीं बल्कि पड़ोसी गांव हिमनी में भी मोबाइल टावर लगने से यहां मोबाइल फ़ोन घनघनाने लगे हैं और अब ग्रामीण दूर प्रदेश में रोजगार के लिए अपने परिजनों से मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से जुड़कर सीधा संवाद कर पा रहे हैं। बता दें कि घेस गांव में संचार जैसी सुविधा न होने से पिछली सरकार में खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंटरनेट से घेस को जोड़ने के लिए वाईफाई चौपाल तकनीकी के जरिए घेस को देश की दुनिया से जोड़ने की कवायद शुरू की थी, जिसके बाद देवाल के ब्लॉक प्रमुख ने घेस में मोबाइल टावर लगवाने के लिए आगे बढ़कर प्रयास शुरू किए और आखिरकार घेस और हिमनी गांव में मोबाइल टावर बनने से घेस भी अब देश और दुनिया से 4G कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। घेस और हिमनी के ग्रामीणों ने मोबाइल संचार सेवाओं से जुड़ने पर देवाल प्रमुख दर्शन दानू का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। खुशी के साथ साथ सबसे पहले मैं तो हमारे विकासखंड के प्रथम व्यक्ति दर्शन दानू को श्रेय देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से यह सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। हम पिछले कितने दशकों से मतलब इस कनेक्टिविटी से वो थे, हम डिस्टर्ब थे। आज कम से कम हम यहाँ 25 किलोमीटर हमें यहाँ से देवाल जाना पड़ता था और हमारे
क्या करते हैं, जो मरीज होते थे उस तरह की कोई कंधों पे लेके जाते थे और कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं होती थी उन्होंने। और शिक्षण की बात करूं तो कम से कम कोविड के समय में हमारे बच्चों का पूरा मतलब भविष्य इसमें नहीं जुड़ा रहा। बच्चों का भविष्य इसलिए कहूँगा, जो ऑनलाइन चल रही थी जो परीक्षाएं या जो भी शिक्षण प्रोग्राम दिए थे, हमारे बच्चे उससे वंचित रहे। मैं आज बड़ी खुशी है हमारे क्षेत्र में, मेरे टोटल जितने भी और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों के, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहां एक और सरकार ने निकायों को डस्टबिन फ्री करने के आदेश दिए हैं, वहीं चमोली के थराली नगर पंचायत शहर को डस्टबिन फ्री करने में अब तक फिसड्डी साबित नजर आई है। ये हम नहीं कह रहे, खुद नगर पंचायत थराली के शासी अधिकारी का बयान नगर पंचायत के इस सुस्त रवैया पर मोहर लगा रहा है। नगर पंचायत थराली के शासी अधिकारी टंकार कौशल के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व जारी आदेश के अनुसार नगर निकायों को डस्टबिन फ्री करने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन यहां थराली नगर पंचायत को डस्टबिन फ्री करने में 1 साल से भी अधिक और समय लग गया और अब भी नगर पंचायत थराली के बाजारों में के अलग अलग जगहों पर रखे कूड़ेदानों में पड़ी गंदगी स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगा रही है। आलम यह है कि जिन कूड़ेदानों को नगर पंचायत ने वार्डों से हटा भी लिया है, तो उन्हें भी शहर में नई बनी पार्किंग में रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि इस पार्किंग में डस्टबिन फ्री की मुहिम चलाने के बाद जो कूड़ादान रखे गए हैं, नगर पंचायत ने उन्हें कूड़ा सहित ही पार्किंग में छत विछत हालत में रखा है। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर पंचायत को नगर क्षेत्र के 4 वार्डों से कूड़ादान को हटाने में 1 वर्ष का समय लग गया हो, तो फिर भी शहर में स्वच्छता की स्थिति क्या होगी। फिर नगर के वार्डों से हटाकर पार्किंग में रखे गए कूड़ादानों में पड़ी गंदगी कुछ और ही कहानी बयां करती हुई नजर आती है। नहीं, वहाँ जो हमने डस्टबिन रखे हैं वो एक तो ये डस्टबिन फ्री होना है शहर, और इसमें ये सरकार से आदेश आ रहे हैं कि इसको डस्टबिन फ्री करा जाए सभी वार्डों को। 4 वार्ड हैं यहाँ पर, 4 वार्डों को डस्टबिन फ्री होना है। तो वो धीरे धीरे हमने अभी उठाने शुरू करे हैं और धीरे धीरे सभी डस्टबिन हम वहाँ रखेंगे, डस्टबिन फ्री करेंगे शहर। अच्छा, कब ये आदेश आया? कितने महीने पहले का ये आदेश है? ये पिछले साल का आदेश है। ये मेरे आने के बाद यहाँ रखने शुरू हुए हैं। मैं अगस्त में आया हूँ। अगस्त के बाद हमने ये अक्टूबर नवंबर में उठवाने शुरू करे हैं। तो बाज़ारों में कितने डस्टबिन होंगे जो अभी भी यूज़ हो रहे हैं? बाज़ारों में मैं गिनवा लूँगा। तो चमोली जिले के थाना थराली क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां पीड़िता ने परिजनों के ओर से दी गई तहरीर के आधार पर थराली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रोबिन सिंह नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार युवक को न्यायालय के सामने पेश किया है। देखिए, कल दिनांक 2004 को एक छेड़छाड़ का मामला आया था, जिसमें लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग को पंजीकृत कर लिया गया था और पंजीकृत करने के आधार पर ही एक तो वहीं सिख समाज के एक व्यक्ति की पगड़ी के बेअदबी करने के मामले में बाजपुर के श्री गुरुद्वारा साहिब सभा के सिख समाज के लोगों ने बैठक की और बैठक के दौरान सिख समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया और पुलिस को 5 अप्रैल तक आरोपियों पर कार्रवाई करने की समय सीमा भी दी है। इस दौरान पुलिस द्वारा 5 अप्रैल तक कार्रवाई नहीं किए जाने पर रुद्रपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में विशाल बैठक करने की बात कही गई। तो वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा ने कहा कि सिख समाज के लोगों के लिए उसकी पगड़ी शान होती है, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने पगड़ी की बेअदबी कर सिख समाज को आहत करने का काम किया है, जिससे सिख समाज के लोगों में काफ़ी रोष है और लोगों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये है कि हमारे हरदयाल सिंह बहादुरगंज गुरुद्वारे के पास में भाई साहब रहते हैं, उनके भतीजे कृपाल, उनमें उनको उनकी एक सिख की पगड़ी जो धर्म है हमारा, उसको
उन्होंने ज़बरदस्ती रोक के उतार के उनको और उनको पगड़ी उतारेगी, उनको मारा पीटा गया और उनसे बदतमीजी की गई है। उसके लिए सारी सिख संगत में रोष है, पूरा रोष है इसमें भी। हम प्रशासन इसमें ढील बरत रहा है। परसों नहीं करना, ये परसों 1 तारीख की घटना है। प्रशासन ने कोई भी आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की और संगत में बहुत बड़ा रोष है। कई मुद्दों पे बात हुई है, अब इसी को लेके अब 5 तारीख की हमने सारी सिख समाज का लोग सारे इकट्ठे होंगे। 5 तारीख को रुद्रपुर गुरुद्वारे में इकट्ठे होकर वहाँ से सारी जो आगे रणनीति बनाएंगे। अगर 5 तारीख तक अगर प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई ना की, अरेस्टिंग ना हुई, इनकी जो धारा बनती है हमारे सिख संगत की सिख की पगड़ी उतारने पे जो धारा बनती है, जो उसका सज़ा बनती है, उसको ना सज़ा मिली और जेल ना भेजा गया, तो संगत इस रोष में है। 5 तारीख को रुद्रपुर में सारा सिख समाज इकट्ठा होगा। अगली रणनीति वहाँ तय की जाएगी। देखो जी, बड़ी दुखद घटना है। 1 तारीख को हमारे भाई कृपाल सिंह, बहादुरगंज निवासी बाजपुर, कुछ शरारती तत्वों ने शराब के नशे में हमारे भाई की पगड़ी की बेअदबी करी, केसों की बेअदबी करी और इसी को लेके आज बाजपुर गुरुद्वारे में सिख समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बाजपुर की पुलिस ने बीते 2 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं करी उन पे, और मैं बताना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को कि यदि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो मजबूरन लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और उत्तराखंड की पुलिस को 5 तारीख तक का अल्टीमेटम है। यदि जो लोग उसमें जिन्होंने भी ये बदतमीज़ी करी, ये हरकत करी, अगर 5 तारीख तक अरेस्ट नहीं करा और उन पे जो धारा बनती है वो नहीं लगाई तो 5। तो अपने उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।